नमस्कार बच्चों, आज के हमारे क्लास में हम CFT के एप्लीकेशन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे देखेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें इसमें मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ एक ब्रीफ समरी के साथ कि हमने CFT में अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने CFT में CFT की थ्योरी पढ़ी थी स्टार्टिंग से, उसके डिटेल इंट्रोडक्शन के लेकर और उसके सब पॉइंट्स पढ़े थे। फिर हमने CFT को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे अप्लाई किया था और फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हमने CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंडिविजुअली कैलकुलेट की थी। फिर उसके बाद हमने CFT को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए पढ़ा था और उसकी स्प्लिटिंग देखी थी। आज की इस क्लास में हम CFT की एप्लीकेशन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे देखेंगे और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFSE कैलकुलेट करेंगे। तो मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर tetrahedral complexes and CFSE कैलकुलेशन। तो मैं आज एक ब्रीफ समरी आपको बताती हूँ कि हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग कैसे की थी और हम किस तरह से आज है जो इसकी CFSE को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक रिवाइज करते हैं कि हमने पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए किस तरह से पढ़ी थी। इसके लिए हमने सबसे पहले देखा था कि मेटल के पास 5 d ऑर्बिटल्स हैं, ये हमारे मेटल के d ऑर्बिटल्स हैं। मेटल d ऑर्बिटल्स हैं। जब लिगेंड अप्रोच करता है तो फिर ये है हायर एनर्जी फील कर रहे हैं, तो एक सराउंडिंग और जो है नेगेटिव एटमॉस्फेयर एक मेटल के डी ऑर्बिटल्स को मिलता है, तो एक इनकी एनर्जी में क्या है जो वो इंक्रीज हो जाता है। अब टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए हमने स्प्लिटिंग किस तरह से पढ़ी थी, E ऑर्बिटल्स नीचे हैं और T2 ऑर्बिटल्स ऊपर है। ये हमारा बेरी सेंटर है, ये हमारा बेरी सेंटर है। G का प्रयोग हम यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें G हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं मिलती है इसकी ज्योमेट्री में। तो हमारे पास E के 2 ऑर्बिटल्स हैं, dx² - y² और dz²। उसी तरह T2 है हमारे पास dxy, dyz और dzx। बिलो द बेरी सेंटर हमारे पास एनर्जी है -0.6 एंड अबव द बेरी सेंटर है हमारे पास +0.4 और ये टोटल हमारे पास जो है वो है इक्वल टू हम कह सकते हैं टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग या फिर हम इसको कह सकते हैं 10 dq। तो ये हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक डी कन्फिग्रेशन। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और इंडिविजुअल डी इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसकी CFSE कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो हम कैलकुलेट करते हैं D1 फॉर टेट्राहेड्रल के लिए। टेट्राहेड्रल के लिए जैसे कि हमारे पास है पहले
ऑर्बिटल्स और फिर हमारे पास आएंगे T2 ऑर्बिटल्स और ये हमारे पास आएंगे E ऑर्बिटल्स। तो सिंपल फॉर्म में हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास आए E में, उसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे -0.6 से, और जो भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएगा T2 में, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे +0.4 से। ठीक है, तो पहले तो हमने यहाँ पे इससे अपने जो डायग्राम था स्प्लिटिंग डायग्राम से, उससे ये चीज वो कंफर्म कर ली है। वही हमारा CFSE का जो पुराना फॉर्मूला है -0.6x + 0.5y डेल्टा t प्लस z पाई। दोबारा मैं एक बार जो है रिवाइज कर देती हूँ कि ये x क्या है और y क्या है। x है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E ऑर्बिटल, y है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 ऑर्बिटल, और z क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर, और पाई है एवरेज पेयरिंग एनर्जी। हमारे पास पाई है एवरेज पेयरिंग एनर्जी। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है वो उभर के आता है। तो हम D1 जो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है उससे कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं और D10 तक प्रोसीड करते हैं। D1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, हमने 1 इलेक्ट्रॉन है जो है इसमें भरा E में, तो CFSE इक्वल्स टू 0.6 माइनस इंटू प्लस 0.4, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है इसलिए 0 डेल T प्लस Z पाई एनर्जी। तो Z हमारे पास यहाँ पे 0 है क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो इलेक्ट्रॉन पेयर का जो नंबर है वो पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमारे पास ये आ जाता है -0.6 डेल T। ये हमारे पास D1 की CFSE कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं D2 के लिए। D2 के लिए हम उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं 1 and 2। CFSE इक्वल्स टू -0.6 इंटू 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.4 इंटू 0 क्योंकि T2 में कोई नहीं है, डेल T प्लस Z बाई एनर्जी। Z इक्वल्स टू 0 क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, दिस कम्स -12 0 डेल T प्लस 0। तो हमारे पास ये आ जाती है -12 डेल T फॉर D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बढ़ते हैं D3 की तरफ। नेक्स्ट जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आती है D3। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो हमें सोचने वाली बात ये है और ध्यान रखने वाली बात ये है कि क्या हम जो थर्ड जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो नेक्स्ट थर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या वो हायर ऑर्बिटल में जाएगा या फिर लोअर ऑर्बिटल में जाएगा। क्या ये डिपेंड करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड की टेंडेंसी पे। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट लगा के ये मार्क करवा देती हूँ कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस are always high spin complexes. Tetrahedral complexes are always high spin complexes, spin free complexes, या हम कह सकते हैं इसको spin free भी कह सकते हैं, spin free complexes। तो ये कंडीशन क्यों होती है मैं वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे कभी भी जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई नहीं होंगे, पहले हमेशा हायर ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई होंगे और फिर नेक्स्ट हम लोअर को ऑक्यूपाई करते हुए चलेंगे। तो हमारे पास हमेशा ये हाई स्पिन
ऑर्बिटल्स होते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास दो कंडीशंस होती है पाई और स्प्लिटिंग एनर्जी के रिलेशन को लेके। हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं, या तो पाई एनर्जी ज्यादा हो या फिर पाई एनर्जी स्प्लिटिंग इससे डेल टी से कम हो, मतलब किसी भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से कम हो या ज्यादा हो। ऐसी कंडीशन में जहां पाई एवरेज जो पाई पेयरिंग एनर्जी है अगर वो ज्यादा होती है तो ये ऑलवेज स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इनसे ऑलवेज स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। और अगर एवरेज पाई एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी से कम होती है तो ये स्पिन पैड कॉम्प्लेक्स बनते हैं, स्पिन पैड कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। और टेट्राहेड्रल के लिए ये वाली कंडीशंस बनती हैं। टेट्राहेड्रल के लिए जो एवरेज पाई एनर्जी है, एवरेज पेयरिंग एनर्जी है, वो हमेशा टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग से ज्यादा होती है, इसलिए टेट्राहेड्रल में ऑलवेज हमें स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं। तो हमें ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमें ऑलवेज यहाँ पे हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं। तो ये जो है हमारा थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो है हमारा कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो इसके लिए CFSE कैलकुलेट करें तो -0.6 और हमारा जो नेक्स्ट वो जाएगा वो यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 1 डेल टी प्लस 0 लिख देती हूँ क्योंकि z की वैल्यू 0 है, कोई भी इलेक्ट्रॉन पैड फॉर्म में नहीं है, -12 प्लस 0.4 डेल टी। ठीक है बच्चों, तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको -0.8 डेल टी। ठीक है, तो ये हमारी है D3 के लिए। आगे अगर हम आगे बढ़े और हम D4 के लिए कैलकुलेट करें तो 1 2 3 एंड 4 हमारे पास फोर्थ इलेक्ट्रॉन है और CFSE को कैलकुलेट करते हुए 0.6 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 2 डेल टी प्लस 0 क्योंकि z की वैल्यू 0 है, -12 प्लस 0.8 डेल टी ठीक है बच्चों। तो ये हमें D4 के लिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE प्राप्त होती है। आगे बढ़े तो हम D5 के लिए करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए 1 2 3 4 5। CFSE equals to -0.6 into 2 plus 0.4 into 3 del t plus z pi। z की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन पैड फॉर्म में नहीं है, -12 प्लस 12 del t plus 0 this comes to 0। तो D5 के लिए हमें CFSE की वैल्यू जो है 0 प्राप्त होती है and this is the more important question asked in various competition exams। D5 के लिए टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSE की वैल्यू क्या मिलती है, तो ये आपको मल्टीपल चॉइस में मिल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम D6 के लिए। D6 के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम यही है, 1 2 3 4 5 6। CFSE equals to -0.6 into 3 plus 0.4 into 3 del t plus z pi।
दिस कम्स टू -18 प्लस 12 del t, क्योंकि यहाँ z की वैल्यू इक्वल टू 1 है, हमारे पास जो है वन सेट जो है वो पैड फॉर्म में है, तो दिस कम्स टू प्लस पाई। इसको हम कह सकते हैं -0.6 del t प्लस पाई। ये है हमारे पास D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की CFSE। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे D7 के लिए। D7 को करते हुए 1 2 3 4 5 6 and 7 हमारे पास दो सेट हैं जहां पैड फॉर्म में हमें ये मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। CFSE को कैलकुलेट करने के लिए -0.6 into 4 plus 0.4 into 3 del t plus z pi, z equals to 2 minus 2.4 plus 12 del t plus 2 pi equals to minus 1.2 del t प्लस 2 पाई। ये है हमारे पास D7 का CFSE। सिमिलरली आगे बढ़ते हुए हम कैलकुलेट करते हैं D8 स्पीशीज के लिए। D8 स्पीशीज के लिए अगर हम कैलकुलेट करें, ये हमारे पास है E ऑर्बिटल्स, ये हमारे पास है p2 ऑर्बिटल्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। सो CFSE equals to -0.6 into 4 plus 0.4 into 4 del t plus z pi। हमारे पास कितने बच्चों, कितने जो है z की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, आप बताएंगे 3। वेरी गुड, क्योंकि z की वैल्यू यहाँ पे 3 है, क्योंकि 3 सेट ऑफ हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन पेयर है। -2.4 प्लस 16 del t प्लस 3 पाई, राइट। तो ये हमारे पास आ जाता है -0.8 del t प्लस 3 पाई। D9 स्पीशीज के लिए हम कैलकुलेट करेंगे आगे। D9 स्पीशीज के लिए हम आगे कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। अब हमारे पास कितने सेट्स हैं, 1 2 3 and 4 सेट्स हैं हमारे पास पैड फॉर्म में। CFSE equals to -0.6 into 4 plus 0.4 into 5 del t plus z pi, and here z की value equals to 4। This comes -2.4 plus 2.0 del t plus 4 pi। This comes -0.4 del t plus 4 pi। ये हमारे पास है D9 की जो है D9 की CFSE। लास्ट हम D10 के लिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम वापस फिलिंग करेंगे इनकी ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। हम फिर से पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑल द ऑर्बिटल्स
सर्कल्स आर फिल्ड। और हमारे पास कितने साइड है पैड? 1 2 3 4 5। वाओ, हमारे पास सारे जो हैं फिल्ड हो गए हैं और सारे सेट पैड फॉर्म में हैं। सो CFS इक्वल्स टू माइनस 0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 6 डेल टी प्लस जेड पाई, और यहाँ पे z की वैल्यू इक्वल्स टू 5 माइनस 0.4 प्लस 2.4 प्लस 5 पाई, दिस कम्स टू बी 0 प्लस 5 पाई। सो बच्चों, हमने D1 से लेकर D10 तक जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए CFSE कैलकुलेट की है फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आगे के आने वाले क्लासेस में अब हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ CFT, और इनका कुछ CFT ने जो कलर के बारे में स्पेशल एक्सप्लेनेशन दिया है या DD ट्रांजिशन से रिलेटेड कुछ जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, हम थोड़े से वो स्पेशल एज ए स्पेशल कॉन्सिक्वेंसेस वो डिस्कस करेंगे। और हमें पढ़ना है लिमिटेशन ऑफ CFT। उसके अलावा हम एक छोटा सा लेक्चर और होल्ड करेंगे जो हमें एक्सप्लेन करेगा, एक कंपैरिजन है बिटवीन CFT एंड VBT। तो बच्चों, आज की क्लास में यही है। होप आप लोगों को जो है CFSE का कैलकुलेशन अब थोड़ा कुछ आसान लगता होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और आने वाली क्लासेस को और हम इजी बनाएंगे। थैंक यू।